हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं और इस क्वारंटाइन में अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो है गो स्लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से आता है, तब तो वेल एंड गुड, आप टॉपिक आगे कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं आपको क्विक रिवीजन तो मैं यहाँ पर करवा देती हूँ, लेकिन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो किया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले वो आप देख लीजिए, अच्छे से वो कॉन्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक गो स्लो हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक तो छोटा सा है और फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो गो स्लो क्या है, देखिए छोटी सी चीज़ है। चलो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, या अगर नॉन यूनिफॉर्म है इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किसी भी तरीके से। लेकिन हम लोग उसको ये फील्ड लाइन का मेथड इसीलिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि उसको हम लोग पेपर पर अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बात अगर हम करें कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया से ही हम लोग को बताना हो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर एरिया से या इस सरफेस से होकर गुजर रहा है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है, तो वो चीज़ होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो कि ये कोई सरफेस ले लेते हैं हम लोग, ये कोई सरफेस हम लोगों ने ले लिया और सरफेस का एक आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन बता दी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है, हो सकता है वो इसी डायरेक्शन में हो, पर हम लोग समझ लेते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है और इनके बीच कुछ एंगल भी बन सकता है। तो वो एंगल भी हम लोगों ने मान लिया कि थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर, ये मान लो कि एरिया है यहाँ पर, और इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, एक्चुअल में सरफेस इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फील्ड लाइन नहीं जाएगी, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग बता सकते हैं ई डॉट, कोई भी स्मॉल एलिमेंट है ds से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ई डॉट ds वेक्टर या ई ds कोस थीटा, क्योंकि थीटा पर डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो गॉस लॉ अब क्या कहता है कि कोई भी एक इनक्लोज्ड सरफेस अगर हम लोग ले, कि कोई भी एक इनक्लोज्ड सरफेस ऐसा ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए। सबसे पहली बात तो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पर ही लगता है। इनक्लोज्ड सरफेस क्या है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बात करें हम इनक्लोज सरफेस की, तो कोई एक पर्टिकुलर सरफेस सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड, जो चार्ज उसके अंदर बंधे हुए हैं उन्हीं चार्ज से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी चार्ज बाहर है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो इनक्लोज सरफेस वही है जिसका बाकी किसी से और मतलब नहीं है। आइसोलेटेड टाइप का, आइसोलेटेड सिस्टम पता है, क्योंकि वो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसा ही इनक्लोज सरफेस हम यहाँ पर लेना है, क्योंकि इस जो इनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उसी से मतलब है, बाहर जितने भी चार्ज हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो कोई एक इनक्लोज्ड सरफेस अगर है और वो 3D में होना चाहिए, जैसे कि फुटबॉल टाइप में कोई, या फिर अगर स्फेयर हो या फिर कोई क्यूब हो सकता है इस तरीके का, तो अगर ऐसा कोई एक, या सिलेंडर भी हो सकता है, ऐसा कोई सरफेस हम लोग लेते हैं, तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल, यानी कि
मान लो कि कोई भी एक, जैसे इस तरीके से मान सकते हैं हम, सिलिंड्रिकल हम लोगों ने ले लिया या स्फेरिकल ले लिया, ये सर्किल नहीं है, स्फेयर है, हम लोग को 3D ही लेना है। तो अगर इस तरीके कोई भी तरीके का अगर सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल उस सरफेस से रिलेटेड जितने भी चार्ज है, यानी कि उस सरफेस में टोटल जितना भी चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नोट टाइम्स मल्टीपल होगा। यानी कि फ्लक्स जो है उसको हम लोग कैसे बताते थे, क्लोज, क्योंकि हम लोग इसका जो इंटीग्रल करते हैं वो सरफेस पर करते हैं, और ये जो साइन होता है, देखो इंटीग्रेशन के साइन को इस तरीके से क्लोज कर देते हैं, तो ये सरफेस इंटीग्रल है कोई क्लोज सरफेस से रिलेटेड। और ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते ही हैं। और ये गॉस लॉ कहता है कि भाई ये इक्वल होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू है वो टोटल चार्ज है उस एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर, जो इनक्लोज सरफेस हम लोगों ने लिया है उसके अंदर टोटल चार्ज जो मौजूद है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल कर दो, बस इतना ही करना है, आपके पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। उससे पहले हम लोग क्या क्या कर रहे थे, ई भी चाहिए हमें, उसका सरफेस इंटीग्रल भी करना है, एंगल भी करना है। अब क्या करना है, अब सिर्फ इतना ही करना है कि टोटल चार्ज जितना है हमारे पास में, चार्ज आपको पता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज को उसको मैथमेटिकली आराम से ऐड कर सकते हैं, तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है उसको ऐड करना। तो टोटल चार्ज करना है बस अपने को, और उसको 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल करना है, बस इतना सा करना है, और आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। और देखिए इसके कितने सारे एप्लीकेशन निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास में रिलेशन आया है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता लगाई जा सकती है। क्योंकि अगर सरफेस हमें पता है तो ई की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो इस गॉस लॉ पर ही डिपेंड है, और इस फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत सारे शेप के लिए निकालने वाले हैं हम लोग। तो छोटा सा ही फॉर्मूला है, बस इतना सा ही कि फाई, जिसको हम लोग लिखते हैं ई डॉट डी एस, वो इक्वल होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बस इतनी सी ही बात है गॉस लॉ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ, एक तो कि इनक्लोज सरफेस ही होना चाहिए, इनक्लोज सरफेस जो है वो 3D में ही होना चाहिए, और जो चार्ज उस सरफेस के अंदर मौजूद है अपने को सिर्फ उन्हीं को ही इंक्लूड करना है, इसके बाहर जो चार्ज है उनको प्लस नहीं करना है इसके अंदर। जो ये समेशन कर रहे हैं ना, सिर्फ समेशन करना है, देखो इंटीग्रेशन वगैरह भी हट गया है यहाँ पर, अब सिर्फ इतनी सी चीज करनी है अपने को। तो समेशन में डायरेक्टली प्लस करने हैं बस चार्ज अपने को एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो सिर्फ और सिर्फ उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उन्हीं को इंक्लूड करना है, बाहर वाले चार्ज से अपने को कोई मतलब नहीं है। हाँ, और जो सरफेस हम लोग लेंगे गॉस लॉ लगाने के लिए उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लेंगे वो किसी भी शेप पर डिपेंड नहीं करता यहाँ पर। अब देखिए, अगर मान लो कि मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, अब मैं इनको चाहे सिलिंड्रिकल शेप में इनक्लोज करूं या स्फेयर में करूं, या मैं इसके लिए क्यूब बना दूं, इस तरीके से क्या फर्क पड़ता है। चार्ज यहाँ पर 4e है, तो यहाँ पर समेशन क्यू जो है इसकी जगह यही वैल्यू आने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है साफ साफ कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप गॉसियन सरफेस की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका शेप कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है ये किस पर, टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है, और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद देखिए, अगर एक सिचुएशन लेते हैं कि ये कोई इनक्लोज सरफेस है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाइपोल रख दिया, -q और +q, ठीक है, ये डाइपोल यहाँ पर रख दिया। अब इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए सीधा सीधा गॉस लॉ अगर लगाए तो समेशन q। अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पता है हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम लोग उसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं 2 पॉइंट्स के लिए, एक्सियल और इक्वाटोरियल के लिए। तो अभी यानी कि इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। देखिए क्यों, क्योंकि समेशन क्यू जब आप करते हो यहाँ पर तो -q + q = 0, तो नेट चार्ज जो है, क्योंकि समेशन क्यू का मतलब है यहाँ पर नेट चार्ज, तो नेट चार्ज जो है यहाँ पर 0 आ जाता है, यानी कि इससे रिलेटेड, इस इनक्लोज सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो 0 है, फ्लक्स 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर, यानी कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मौजूद हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद हो वहां पर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होने पर ही हो सकती है। ये तो कुछ कंडीशन है जहां नेट चार्ज जीरो हो जाने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पर अपने पास में जीरो आया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद हो और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए गॉस लॉ जो है वो चार्ज के फ्लो होने पर भी डिपेंड नहीं करता। अब देखिए ये जो सरफेस ले लिया है हम लोगों ने, अब इसके अंदर मान लो कि बहुत सारे चार्ज ले लिए हैं हम लोगों ने इसके अंदर, Q1, Q2, Q3, Q4। अब इस इनक्लोज सरफेस के अंदर अंदर अगर ये मोशन भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, गॉस लॉ में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कूलाम लॉ सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल था, लेकिन गॉस लॉ ऐसा नहीं है। अगर इनक्लोज सरफेस के अंदर अंदर वो फ्लो करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज हम लोग ले रहे हैं, मोशन को इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इनक्लोज सरफेस के बाहर निकल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर इनक्लोज सरफेस के अंदर अंदर अगर वो मोशन में है या रेस्ट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा उसके लिए। अब देखिए गॉस लॉ हम लोगों ने बता तो दिया है कि फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम लोगों ने बता तो दी है, लेकिन अपने को क्या पता ये सच्ची है, हो सकता है किसी ने झूठ बोल दिया हो, तो हम लोग खुद ही प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ले लिया है कोई भी चार्ज और ये ले लिया हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ लगा रहे हैं तो इनक्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। ये हम लोगों ने एक स्फीयर ले लिया है, इसको इनक्लोज करने के लिए। स्फीयर थोड़ा सही नहीं बना है पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं ये स्फीयर है। तो देखिए अब इसकी रेडियस, ये आर रेडियस है इसकी। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर ये इनक्लोज सरफेस जो लिया है, यानी कि ये गॉसियन सरफेस लिया है, इस पर हम लोगों को इसका सरफेस इंटीग्रल करना होगा। तो देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी एक ds, क्योंकि एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये कोई स्मॉल एलिमेंट ds ले लिया है इस सरफेस के ऊपर हम लोगों ने। अब सरफेस की डायरेक्शन है, सरफेस की डायरेक्शन इसी में ही है, इसी डायरेक्शन में होगी। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये हमें पता है बहुत अच्छे से, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी को ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव के लिए कैसे डायरेक्शन ले, नेगेटिव के लिए कैसे डायरेक्शन ले, तो पहले ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, क्योंकि आगे रटाफिकेशन से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये बेस आपका, पूरी बुक आपकी पूरी फिजिक्स इसी पर ही डिपेंड करती है। तो रटना नहीं है कोई चीज़, कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप वीडियोस देखकर और क्लियर कर लीजिए, अपने आसपास अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए या फिर कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने ले लिया है और पॉजिटिव के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो ये देखिए इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये जो सरफेस है ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो क्या ये अगर मैं सरफेस यहाँ लेती हूँ तो ही ऐसा है, अगर सरफेस यहाँ ले लेती हूँ तो चेंज होगा क्या? यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। देखिए ये यहाँ पर भी सरफेस की डायरेक्शन इधर होगी और चारों तरफ ही होगी। इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हम लोगों ने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी। यानी कि अगर मैं कहीं पर भी सरफेस लूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस सेम ही डायरेक्शन में रहने वाले हैं, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहने वाला है और कोस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये मेरे को क्यों अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे फॉर्मूले में रखना है। ये डॉट ds को जब मैं ओपन करूंगी तो कोस थीटा आएगा मेरे पास, तो वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन को समझा है। अब देखिए ये कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर ये हो गया है e ds कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर अच्छा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पर साथ में लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है। तो ये पोर्शन हम लोग प्रूव करेंगे, यहाँ से हटा दो इसको, सिर्फ और सिर्फ इसी को लेके चलते हैं फाई इक्वल्स टू ये। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख सकते हैं।
तो फाई इक्वल्स टू हमारे पास में ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मेरे को पता है 1/4πε0 एंड क्यू, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू ही है, तो इसकी वजह से, एंड आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पर ही देख रहे हैं इसलिए आर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में। और यहाँ से डी एस, तो डी एस की वैल्यू देखिए, ये सरफेस जो हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है, इस डी एस की वैल्यू रखनी है। तो सरफेस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 4πr², क्योंकि स्फेरिकल है और उसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी है 1/4πε0 Q/r², लेकिन ये तो कांस्टेंट थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने बाहर रख दी। यहाँ पर अंदर इंटीग्रेशन के ds आएगा, क्लोज इंटीग्रल ds, ये हमारे पास में आया। अब क्योंकि इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, तो ये वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगी 1/4πε0 Q/r², और ये जो ds है, यानी कि सिर्फ इस ds की बात नहीं है यहाँ पर, इस ds का इंटीग्रेशन, यानी कि अगर ये जो पूरा जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया है, इसके अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट है उन सबको अगर प्लस कर दिया जाए तो पूरा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, जो कि हम लोगों ने स्फेरिकल ले रखा है। स्फेरिकल ले रखा है तो 4πr² इसका एरिया हो जाएगा। यहाँ पर ये 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, ये r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, और ये Q/ε0 वैल्यू आ जाएगी। और फाई इक्वल्स टू किसके आया है, Q/ε0 के। गॉस लॉ ये नहीं है क्या, यही है गॉस लॉ। तो फाई को हम लोगों ने प्रूव कर दिया है Q/ε0। समेशन नहीं आया है, क्योंकि समेशन करने की जरूरत नहीं है ना, सिंगल चार्ज ही ले रखा है हम लोगों ने, इसलिए। तो ये Q/ε0 इसके इक्वल आ गया है, तो गॉस लॉ प्रूव हो गया। तो देखिए ये तो हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए हम लोगों ने गॉस लॉ जो है वो प्रूव कर दिया। लेकिन अगर हम लोग का जो गॉसियन सरफेस है वो एक पर्टिकुलर कोई शेप का नहीं है, अगर किसी भी तरीके का शेप हो सकती है, तो ऐसा कोई शेप का है तो हम लोग किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। देखिए तो मान लो कि इस तरीके से ये शेप का है हमारा इस बार गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर ये क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से ये सरफेस ले लिया है। अब क्योंकि कोई भी तरीके से कंफर्म नहीं है, सरफेस की डायरेक्शन हर बार चेंज होगी क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है सब जगह से, तो यहाँ पर ये तो हो गई इसके लिए सरफेस की डायरेक्शन। और मान लो कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल हम लोग नहीं बता सकते हैं इसके लिए कि भाई इतना ही बन रहा है, कितना भी बन सकता है, थीटा एंगल बन रहा हो, ये ds वेक्टर और ये e वेक्टर, इस तरीके से हम लोग बता देते हैं। चलो ठीक है, इस तरीके से, या फिर ऐसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो आप यहाँ से, और ये ds है और ये यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हो, यानी कि कहने का मतलब है कि E और ds जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, उनके बीच में कोई एक एंगल थीटा बन रहा है, और उसका भी कुछ हमें पता नहीं है कि कितना थीटा बन रहा है, हर बार चेंज बन रहा है। तब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर फाई इक्वल्स टू हमारे पास में है E.ds क्लोज इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ से ये E.ds कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट अपने ओपन कर दिया है, तो ये हो गया यहाँ पर E.ds कोस थीटा। अब देखिए क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ से इसको एज इट इज रखते हैं, लेकिन E की वैल्यू रख सकते हैं। E की वैल्यू रख दी है 1/4πε0 Q/r², और ये हो गया यहाँ पर ds कोस थीटा एज इट इज रख दिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यूज है इनको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो देखिए यहाँ से फाई इक्वल्स टू ये हमारे पास में 1/4πε0 बाहर आ गया है, और यहाँ से Q भी हमारे पास में बाहर आ गया है, और अंदर क्लोज इंटीग्रल ds कोस थीटा अपॉन r² ये हमारे पास में हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या ये जो हमारे पास में वैल्यू आई है इसको हम लोग किसी एक वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है सॉलिड एंगल, ये जो बन रहा है ये यहाँ पर
सॉलिड एंगल के इक्वल बन रहा है, तो इसको हम लोग, और जिसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ds में चल रहा है इसलिए इसको d ओम में लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का ही चल रहा है तो स्मॉल एलिमेंट लिख सकते हैं। तो Q अपॉन 4πε0 एज इट इज, और इसको लिख दिया हम लोगों ने d ओम, क्लोज इंटीग्रल d ओम। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा d ओम का, अब आपको पता है सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल मैक्सिमम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सारे को प्लस करेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बन सकता है सॉलिड एंगल, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 4π, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया Q अपॉन 4πε0, और इसकी वैल्यू आ गई 4π, इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने इसका, और ये 4π से ये 4π कैंसिल हो गया, तो ये Q अपॉन ε0 आ गया हमारे पास में, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन ε0। यानी कि इस तरीके से भी गॉस लॉ हमारा प्रूव हो गया है। अब देखिए उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए हम लोग सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास हमारी कुछ न्यूमेरिकल्स की होगी, जो अभी तक के टॉपिक हुए हैं हमारे, उन पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग उसमें लेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।